स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर आज सोशल साइंस 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10 क्लास के लिए, ठीक है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसी का क्लास आज 2 है, दूसरा नंबर क्लास है। नई क्लास देखे तो तीसरा क्लास जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का बहुत वीवीआई, जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट रहेंगे उसको वीवीआई कर देंगे, आप घर में याद कर लीजिएगा या उसको समझने की कोशिश करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। वीवीआई प्रश्न लगा लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन क्या पढ़ना है, राष्ट्रवाद क्या है। चलिए तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक भावना है। लेकिन राष्ट्रवाद क्या है, देखो कोई ना व्यक्ति कहीं ना कहीं रहता है, जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, भौगोलिक कंडीशन होगी, कोई ना कोई समाज में रहते हैं ना, और ना कोई धर्म से रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म के हैं, बिहार के रहने वाले, तो बिहार के रहने भौगोलिक कंडीशन में, तो वही बुरा है कि राष्ट्रवाद क्या है, किसी भी आप भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी भी सामाजिक क्षेत्र में रह रहे हैं, या किसी भी धार्मिक क्षेत्र में रह रहे हैं, उससे जुड़ी आपका जो भावना है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये बोला देखो कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या है, व्याप्त एक भावना जोड़ने, परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी क्या बोला है कि राष्ट्रवाद क्या है, यही ना हम लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो बोलेंगे राष्ट्रवाद किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक व्याप्त प्रेम और भावना है। प्रेम और क्या है, भावना है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, किसी न किसी सामाजिक क्षेत्र में रह रहा है, किसी न किसी संस्कृति से, और उनके बीच में जो प्रेम है, जो लगाव है, ठीक है, जैसे हम लोग आपस में रहते हैं, हम लोग के बीच में प्रेम है, लगाव है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में रह रहा हो या सामाजिक क्षेत्र में, उनके बीच में जो प्रेम है, लगाव है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। कोई दिक्कत राष्ट्रवाद में किसी को, क्या चीज नीचे बोला है, यह भावना आधुनिक विश्व के राजनीतिक पुनर्जागरण के कारण हुआ है। यानी राजनीतिक जो दोबारा से जागरूक हुआ, उसके कारण ये भावना है। बस आपको पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है, तो लिखिएगा कि राष्ट्रवाद किसी भी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एक व्यापक प्रेम और भावना है। इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जो हम कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो हम लोग में समय क्या है, प्रेम है, लगाव है, हम लोग में क्या है, एकता है, तो सब मिल के रह रहे हैं। तो हम लोग जो मिल जुल के रह रहे हैं, प्रेम भाव से जो भारत में हम लोग रह रहे हैं, तो जो भारत होने के फर्ज निभा रहे हैं कि हम इंडियन है, भारतीय है, वही हमारा क्या है, राष्ट्रवाद। जैसे आज मैच है तो हम लोग भारत तरफ से सपोर्ट करेंगे, तो हम एक भारतीय होने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही जो भारत के प्रति जो मेरा प्रेम है, वही क्या है, राष्ट्रवाद है, ठीक है। देश के प्रति जो मेरा प्रेम है, लगाव है, वही हमारा क्या है, राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई, टिक लगा लीजिएगा, ये भी प्रश्न वीवीआई है, ठीक है। ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, मेजनी कौन था। 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि मेजनी कौन था। क्या पूछे जाएंगे बुआ, मेजनी कौन था। चलिए राष्ट्रवाद में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है, अब जानेंगे कि मेजनी कौन था। मेजनी इटली में राष्ट्रवादी गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य, यानी बोला कि जो मेजनी है, गुप्त दल कार्बोनारी के क्या था, सदस्य था। कौन, मेजनी।
कौन दल का सदस्य था? गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था। यानी बोला पहले क्या कि जो मेजनी है गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था, वह सेनापति भी था। क्या था? सेनापति भी था। सेनापति के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी साथ देता था, जनता के विचारों को क्या करता था? साथ देता था। तथा साहित्यकार भी था, और साथ में क्या था? साहित्यकार भी। अभी मेजनी के बारे में क्या जाने कि मेजनी गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था, सेनापति थे, सेनापति के साथ साथ जनतांत्रिक विचार का क्या थे? समर्थन, यानी साथ देने वाले थे, और साथ में एक साहित्यकार भी थे। कौन? मेजनी। अब आगे 1830 में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास। जब 1830 ईस्वी आया, कब आया? 1830। तो नागरिक लोग को एकजुट किया। क्या किया? नागरिक लोग को एकजुट किया और नागरिक आंदोलन किया। नागरिक आंदोलन के जरिए नागरिक को जमा करके नागरिक आंदोलन किया, और आंदोलन के जरिए क्या कर रहा था? उत्तरी इटली और मध्य इटली क्या करने की कोशिश कर रहा था? एकीकृत, यानी एक जगह करने का कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। ठीक है, किंतु क्या रहा? असफल रहा। तो असफल रहने पर उसे इटली से क्या करना पड़ा? पलायन, यानी इटली छोड़कर उसको भागना पड़ा। बोले क्या कि जो मेजनी था गुप्त दल कार्बोनारी के क्या था? सदस्य था। सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक, और साथ में क्या था? साहित्यकार। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के जरिए क्या चाह रहा था कि उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? एकीकरण करना चाह रहा था, लेकिन एकीकरण किया, उसमें क्या रहा? असफल रहा। एकीकरण में क्या रहा? असफल रहा। असफल होने के कारण उसको क्या करना पड़ा? इटली छोड़कर भागना पड़ा, यानी छोड़ के जाना पड़ा। पलायन का मतलब छोड़ के वहां से जाना पड़ा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक नहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब आया 1848। 1830 में किया, एकजुट नहीं हुआ इटली, तो छोड़ के भाग गया। अब कै साल बाद? कै साल बाद? 18 साल बाद। 1848 में मेटरनिक के पराजय के बाद मेजनी ने पूरे इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। यानी 1848 में मेटरनिक की क्या हो गई? पराजय। पराजय मतलब हार गया। मेटरनिक हारा, मेजनी दोबारा से कहां आया? इटली में आया। मेजनी दोबारा से कहां से आया? इटली में। और लचकाओ, और जोर से, हेलो, और जोर से लचकाइए। क्या किया? 1848 में जब मेटरनिक की पराजय, यानी मेटरनिक जब हार गया, तो दोबारा से मेजनी कहां आया? इटली में आया, और दोबारा से इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया। दोबारा से इटली को एकीकरण करने का क्या किया? प्रयास किया। दोबारा से इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो क्या रहा? असफल रहा। फिर से उसको दोबारा से भी इटली एकीकरण नहीं हुआ। तो दोबारा से इटली का एकीकरण नहीं हुआ, तो फिर भी उसको फिर छोड़ के देश को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ठीक है, चलिए फिर से जानते कि मेजनी कौन थी। तो लिखेंगे कि मेजनी गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। ठीक है, फिर बोलेंगे वो सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थन, यानी साथ देने वाला था, और साथ में साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के जरिए उत्तरी इटली और मध्य इटली को एकजुट करना, एकीकरण करना चाह रहा था। एकीकरण करने का प्रयास किया। एकीकरण करने का क्या किया? प्रयास किया, लेकिन प्रयास में क्या रहा? असफल रहा। असफल यानी उससे प्रयास हुआ नहीं, एकजुट नहीं हुआ। तो एकजुट नहीं होने के कारण उसको इटली छोड़ के क्या करना पड़ा? वहां से भागना पड़ा, क्योंकि रहेगा तो वहां के राजा महाराजा उसको छोड़ने वाला नहीं। यानी इटली छोड़ के वो चला गया, वहां से चल गया। अब 1848 ईस्वी में, कब? 1800
1948 ईस्वी में जब मेटरनिख की पराजय हुई, जब मेटरनिख हार जाता है तो मेजनी दोबारा से इटली आता है, मेजनी दोबारा से इटली आता है और इटली आकर इटली को क्या करना चाहता है, एकीकरण करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उससे दोबारा से भी एकीकरण नहीं होता है। तो दोबारा से फिर से उसको इटली छोड़ के क्या करना पड़ता है, वहां से भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। बोलिए बोलिए मेजनी के बारे में कोनो दिक्कत है? मेजनी के बारे में कोई दिक्कत समझ में अब आया? तो बोलता है यादें नहीं होता घर में। मैंने अभी कैसे समझाएं हम, देखो सिंपल बताएं कि मेजनी कौन था। बोले मेजनी गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। बोले को सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक यानी साथ देता था और साथ में साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के जरिए क्या करना, उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसमें क्या रहा, असफल रहा, यानी उससे हुआ नहीं। तो जब नहीं हुआ तो वो इटली छोड़ के भाग गया, इटली छोड़ के क्या कर दिया, भाग गया। जब इटली छोड़ के भागा, ठीक है, तो फिर कब आया, 1848 में। कब आया, 1848 में। 1848 में दोबारा आया और दोबारा आकर इटली का एकीकरण करने का प्रयास, लेकिन दोबारा भी उससे इटली का एकीकरण नहीं होता है। जब दोबारा से भी इटली का एकीकरण नहीं होता है तो दोबारा से इटली छोड़कर क्या करता है, चला जाता है, भाग जाता है। तो ये था मेजनी की छोटी मोटी कहानी। किसका कहानी था, मेजनी का। तो बोलिए कोनो को तकलीफ है तो बउआ जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे। तो शुरू से ही पढ़ते जाइएगा, जो जो पढ़ाते जा रहे हैं समझाते जा रहे हैं उसको समझिएगा, घर में उसको लिखिएगा। जैसे अभी मेजनी के बारे में पढ़ाएं, उसको घर में लिखिए मेजनी कौन था, अपने से जो समझे कि गुप्त दल कार्बोनारी के सदस्य था। 1830 में नागरिक आंदोलन किया, एकीकरण करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, भाग गया। फिर 1848 में मेटरनिख की हार हुई, हार के बाद वो फिर आया मेजनी फिर इटली का एकीकरण करने किया, लेकिन हुआ नहीं, तो फिर छोड़ के क्या हो गया, भाग। तो इसी को अपना कॉपी में बार बार लिखना है। अभी से ही राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में राइटिंग सुधरने वाला नहीं, शुरू से ही आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना पड़ेगा और राइटिंग पर ध्यान, याद करके लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना बोलना नहीं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट ये भी आया प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बाधा मतलब होता है प्रॉब्लम या दिक्कत, क्या था? बाधाएं मतलब प्रॉब्लम या दिक्कत। हाँ जी, बाधाएं मतलब दिक्कत या प्रॉब्लम। ठीक है, बाधाएं मतलब क्या होता है, दिक्कत या प्रॉब्लम। यानी कि जर्मनी के एकीकरण यानी जर्मनी को एक जगह करने में क्या क्या दिक्कत हम लोग को आ रहा था, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था जर्मनी के लोगों को, क्या चीज करने में, किसको एकीकरण करने में, जर्मनी के एकीकरण करने में जर्मनी के लोगों को क्या क्या बाधाएं मतलब क्या क्या दिक्कत आ रहा था। तो चलिए क्या लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं आ रही थी। क्या लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण करने में निम्नलिखित बाधाएं आ रही थी। पहला बाधा क्या, यानी पहला दिक्कत क्या था, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। यानी जर्मनी तक ही को देश है, लेकिन जर्मनी के अंदर 300 छोटा बड़ा राज्य में बांट दिया था। जर्मनी को क्या किया था, 300 छोटा बड़ा राज्य में बांट दिया। सॉरी, अब 300 को एक जमा करना संभव है? बताइए, जर्मनी को छोटा छोटा 300 भाग में आप बांट दिए हैं, अब 300 को एक जगह करना संभव है? नहीं। तो ये पहला प्रॉब्लम क्या है कि 300 छोटे बड़े राज्य थे। दूसरा प्रॉब्लम, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमता है। पहले 300 तो छोटा बड़ा राज्य था, अब 300 में अलग अलग राजनीतिक था, यानी अलग अलग तरीका से राजनीतिक था। सामाजिक यानी समाज का भी रहन सहन अलग था, और धार्मिक यानी धर्म भी अलग था। अब बताइए, सबका रहन तौर तरीका अलग, राजनीतिक सबका अलग अलग, पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग, फिर भी आप सबको एक जगह कर सकते हैं?
नहीं। तो पहला प्रॉब्लम था, पहला दिक्कत या पहला बाधा था कि 300 छोटा बड़ा राज्य था। अब 300 राज्य में अलग अलग राजनीतिक था, अलग अलग सामाजिक परिवेश था, अलग अलग धार्मिक विषमताएं थी, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण करना संभव नहीं था। तो दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम या दिक्कत, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। यानी जो भी जर्मनी में लोग रह रहे उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, प्योर हम लोग जैसा कोढ़ी। देश में क्या हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, हम पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। आप पढ़िएगा तभी देश का क्या होगा, विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। देश के लिए कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही जर्मनी के लोगों के देश के प्रति कोई प्रेम लगाव भावना नहीं था, यानी उसमें राष्ट्रवादी भावना नहीं था। अब सब में राष्ट्रवादी भावना एक और उत्पन्न करना संभव है? एक बात एक आदमी को आप समझा सकते हैं जल्दी, और वहां तो पूरा 300 छोटा बड़ा राज्य था, 300 छोटा बड़ा राज्य में सबको समझा सकते हैं? तो तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा दिक्कत क्या था, राष्ट्रवाद का अभाव। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया एक देश है जो नहीं चाहता था कि जर्मनी का क्या हो, एकीकरण, यानी जर्मनी एक जगह हो। यानी जब भी एकीकरण की बात होती थी वो उंगली हटा दे, गौर लगा दे कि भैया जर्मनी का एकीकरण होने नहीं देंगे, क्योंकि अलग अलग रहने से उसको ज्यादा मजा आ रहा था, उसको फायदा मिल रहा था। इसलिए ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी के क्या हो, एकीकरण हो। ठीक है, ये चौथा दिक्कत या प्रॉब्लम या बाधा। नेक्स्ट है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। जर्मनी का मेटरनिक राजा था, जर्मनी का मेटरनिक राजा। तो कहीं भी लोग सुगबुगाया कि हमको जर्मनी का क्या करना है, एकीकरण करना है, उसके लिए वो आंदोलन करता था। तुरंत जाके आंदोलन पर ये पुलिस से पिटवा थुड़वा देता था। अब मान लिया आप आंदोलन करें, तुरंत आके पुलिस पीट पाट देगा तो दोबारा से आंदोलन करिएगा नहीं। तो ये 5 गो बाधाएं थी किसको एकीकरण करने में, जर्मनी को एकीकरण करने में, यानी एकजुट करने में। पहला प्रॉब्लम क्या था कि लगभग 300 छोटा बड़ा राज्य था। दूसरा क्या था कि इन राज्यों में अलग अलग राजनीतिक था, सामाजिक तौर तरीका अलग था, धार्मिक भी अलग अलग थे। राष्ट्रवाद की भावना भी उन लोगों में नहीं था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, यानी ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी के क्या हो, एकीकरण हो। और नेक्स्ट क्या है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी मेटरनिक जहां भी आंदोलन रहा उसको कूच काच के तुरंत दबा देता था, बंद कर देता था। ठीक है, बोलिए कोनो तकलीफ है, प्रॉब्लम है तो? व्याप्त मतलब कि देश के प्रति प्रेम लगाव वो नहीं था लोगों में, ये सब बातें उन लोगों में नहीं था। बोलिए, अरे बोलिए ना, दिक्कत है मने बउआ? सचिन जी है ना, प्रतिक्रियावादी नीति। जैसे हम क्लास में मान लो कि हम प्रतिक्रियावादी मास्टर हैं, तनको आप इन्होंने हिले दूझा पड़ा के तप तपा दिए, तो उसको यानी कुछ आपके तुरंत पीट पाट दिए, तो उसको प्रतिक्रियावादी। तो वही यहाँ नेता था मेटरनिक, प्रतिक्रियावादी नेता था। कहीं देखा कि आंदोलन सुगबुगा रहा है कि जर्मनी को एकीकरण करना है, आंदोलन हुआ, पूरा फौज ले गया, पुलिस थुड़वा दिया कि थुड़ दो दम, लाइन से दम सबके बराबर कर दो, कि दोबारा से आंदोलन नहीं करेगा जर्मनी को क्या करने के लिए, एकीकरण करने। तो वो हुआ, यानी तुरंत एक्शन लेना, उसी को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब जानेंगे मेटरनिक युग क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी भी है प्रश्न। नेक्स्ट क्या है, मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक क्या है, मेटरनिक, मेटरनिक युग क्या है, यानी मेटरनिक युग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, मेटरनिक युग के बारे में। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी में, देखिए मेटरनिक कहाँ का राजा था, ऑस्ट्रिया का, याद रखिएगा। इसीलिए तो नहीं चाहता, देखो मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजा न था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो। तो जहां भी एकीकरण का कुछ होता था तुरंत ही एक्शन ले लेता था।
क्योंकि ये तो ऑस्ट्रिया का राजा था। अब बोला मेटरनिक युग क्या है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के बारे में बताया। चांसलर का मतलब क्या होता है, राजा। तो ये बोला कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 शासन किया। बोला क्या ऑस्ट्रेलिया के राजा बन के कब से कब तक शासन किया, 1815 से 1848 तक राजा बना वहां का। ऑस्ट्रिया का राजा बन के रहा कौन, मेटरनिक राजा बन के आराम से गद्दी पर रहा। अपने शासन काल के दौरान, यानी जब वो राजा था तब, अपने शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता। यानी मेटरनिक राजा बना 1815 में, कहां तक कब तक रहा, 1848 तक। कहां के राजा बनकर रह गया, ऑस्ट्रिया का राजा बन रह गया। और जब ये राजा था ना, तो यूरोप में बहुत अच्छा राजनीतिक में काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो जब अच्छा काम किया, तो जब से जब तक वो राजा था ना, उस समय यानी यहां से यहां तक जो समय था, इसी समय को हम क्या कहने लगे, मेटरनिक युग। यानी मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का राजा बन के 1815 से 1848 तक ना, राजनीतिक में जो अच्छा काम किया था, जो काम किया था, वही समय को, कौन समय, 1815 से 1848 का जो समय था, उसी समय को हम क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटरनिक युग। यानी वो मेटरनिक क्या था, ऑस्ट्रेलिया का राजा बना। क्या बना, ऑस्ट्रेलिया का राजा बना। 1815 में राजा बना, रहा कब तक, 1848 तक रहा। और 1848 तक रह के ऑस्ट्रिया में, यूरोप में बहुत अच्छा काम किया, यानी राजनीतिक में अच्छा काम किया। तो जब से जब तक वो राजा था ना, उस समय को हम क्या कहने लगे, मेटरनिक युग। क्या कहने लगे, मेटरनिक युग। बोलिए, बोलिए ना, कोई दिक्कत।